आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक हमने शुरू किया था एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन या संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका में हम बात कर रहे थे सबसे पहले अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति के बारे में। और भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हम कर चुके थे और हम लिख रहे थे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की शक्तियां। मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति की शक्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक नॉर्मल पावर्स, एक सामान्य शक्तियां, और एक आपातकालीन शक्तियां या फिर इमरजेंसी पावर्स। तो हम लोग लिख रहे थे नॉर्मल पावर्स या सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर्स या कार्यकारी शक्तियों के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी अबाउट मिलिट्री पावर्स या सैन्य शक्तियों के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी फॉरेन पावर्स या वैदेशिक शक्तियों के बारे में। उसके बाद हमने बात की जुडिशियल पावर्स या न्यायिक शक्तियों के बारे में। और फिर हमने बात की लेजिस्लेटिव पावर्स या विधायिक शक्तियों के बारे में। और आप बता रहे हैं कि हमने विधायिक शक्तियों में लास्ट लिखा था आर्टिकल 87, इसका मतलब संसद में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन या विशेष अभिभाषण। और मैंने आपको बताया कि सामान्य तौर पर तो राष्ट्रपति संसद में नहीं जाता है, लेकिन 3 ऐसे मौके होते हैं जब राष्ट्रपति संसद में जाते हैं और वहां पर संसद को एड्रेस करते हैं या संबोधित करते हैं। आर्टिकल 86 के तहत तो साल के सबसे पहले सेशन यानी कि बजट सेशन और नई सरकार के प्रथम सत्र के दौरान, और इसके अलावा आर्टिकल 87 के तहत जब राष्ट्रपति क्या बुलाए, ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन बुलाने की शक्ति भी तो किसकी है, राष्ट्रपति की। तो आप लेजिस्लेटिव पावर्स में ही एक पॉइंट और लिख लीजिएगा एज पर आर्टिकल 108, लेजिस्लेटिव पावर्स में ही लिख लीजिएगा एज पर आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के तहत लिखेंगे एज पर आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के तहत प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कॉल बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कॉल both the houses of the parliament for a joint session। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन के लिए बुला सकता है। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कॉल बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अ जॉइंट सेशन। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन के लिए बुला सकता है। हमने पढ़ा था अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति ही संसद में दोनों सदनों को समय समय पर सत्र के लिए बुलाता है, लेकिन दोनों सदन अलग अलग आते हैं। लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है। लेकिन स्पेशल केसेस में यानी कि विशेष कंडीशंस में या स्थितियों में राष्ट्रपति चाहे तो किसी बिल पर, एक विधेयक पर ज्वाइंट सेशन भी बुला सकते हैं। और ज्वाइंट सेशन में लोकसभा और राज्यसभा सारे के सारे मेंबर्स एक साथ एक ही सदन में होते हैं, जो क्या कहलाता है, ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त अधिवेशन। दो क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपसे पूछेंगे कि बताइए ज्वाइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसकी है, राष्ट्रपति की। ये बुलाया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन आपसे पूछेंगे कि बताइए जब राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, जल्दी से बता दीजिए। जब ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है तो ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, कौन बताएगा, कौन करेगा अध्यक्षता ज्वाइंट सेशन की। कमाल की बात है, बताओ। 80% लोग कह रहे हैं प्रेसिडेंट, 20% लोग सही आंसर कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा। जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो उसकी अध्यक्षता हमेशा लिखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी, बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो राष्ट्रपति की ये सारी की सारी वो शक्तियां थी जो क्या कहलाती है, लेजिस्लेटिव पावर्स कहलाती है, यानी कि विधायिक शक्तियां कहलाती हैं। नेक्स्ट अगला लिखेंगे पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इन द पार्लियामेंट। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इन द पार्लियामेंट हिंदी में लिखेंगे संसद में नियुक्ति संबंधी शक्तियां। पावर ऑफ अपॉइंटमेंट इन द पार्लियामेंट या संसद में नियुक्ति संबंधी शक्तियां। सबसे पहले लिखेंगे एज पर आर्टिकल 80, लिखिए एज पर आर्टिकल 80 प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति है। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति है। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स इन राज्यसभा। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्पर्धाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 12 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। ये इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होते हैं, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो ये चुनकर नहीं आते हैं, इनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यसभा में। और एक लिखेंगे आर्टिकल 331 अनुच्छेद 331। आर्टिकल 331 अनुच्छेद 331 इसमें लिखेंगे, इसमें क्या है, इसमें है लिखेंगे प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस बाय द प्रेसिडेंट। प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान। आप जानते हैं अभी तक
लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस, दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। यही कारण है ना भाई, हमारी लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स हैं? 545 मेंबर्स हैं। और इन 545 मेंबर्स में से 543 तो निर्वाचित है, इलेक्टेड है, लेकिन दो एंग्लो इंडियंस हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा, नाउ दैट प्रोविजन हैज बीन डिसकंटिन्यूड और सस्पेंडेड। लेकिन अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। कहने का मतलब अभी तक तो हमारी लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, लेकिन जब अगली लोकसभा का गठन होगा, जब अगली लोकसभा बनेगी, तो तब से इस प्रावधान को क्या कर दिया गया है? समाप्त। और हम जानते हैं कि अगली लोकसभा का गठन कब होगा? 2024 में होगा। तो बस 2024 से लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करना राष्ट्रपति के द्वारा अब ये नहीं होगा, अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। कैसे हटाया गया ये प्रोविजन? भाई अगर कोई भी प्रोविजन संविधान से हटाना होता है या जोड़ना होता है, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो हमारे संविधान में हुआ 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 104वां संविधान संशोधन। उसके तहत इस प्रावधान को हटा दिया गया। दो काम किए गए थे 104वें संविधान संशोधन के तहत। एक तो लोकसभा में आंग्ल भारतीयों की जो नियुक्ति होती थी, उन्हें मनोनीत किया जाता था, यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया। और दूसरा एससी एसटी को जो दिया जाने वाला आरक्षण है, या उस आरक्षण की जो अवधि है, जो कितनी होती है 10 वर्ष की, अब उसे और 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब अब रिजर्वेशन कब तक कर दिया गया? 2030 तक कर दिया गया। एंग्लो इंडियन कौन से लोग हैं? भाई एंग्लो इंडियन उन लोगों को कहते हैं जिन लोगों का जन्म भारत में हुआ है, लेकिन उनके जो माता पिता थे, या तो वो ब्रिटिशर्स थे, या तो वो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, या फिर किसी भी यूरोपियन यूनियन कंट्री से बिलोंग करते थे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं भाई, जब अंग्रेज हमारे देश में आए, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, तो ब्रिटिशर्स और भारतीयों के बीच में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। कहने का मतलब यदि किसी ब्रिटिश पुरुष ने भारतीय महिला से विवाह कर लिया, या किसी ब्रिटिश महिला ने भारतीय पुरुष से विवाह कर लिया, तो उस कंडीशन में तो जो उनके होने वाले जो बच्चे होंगे, तो उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो भारतीय नागरिकता तो हासिल कर ही सकते हैं, लेकिन वो चाहें तो भारत के नागरिक रहते हुए एंग्लो इंडियंस भी बन सकते हैं, क्योंकि उनके माता पिता और जो पूर्वज रहे हैं वो कहां से रहे हैं? यूरोप से रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन से या यूरोपियन संघ से रहे हैं। नेक्स्ट, अगला लिखिए, स्पेशल पावर्स ऑन बिल्स। लिखेंगे विधेयकों पर विशेष शक्ति। स्पेशल पावर्स ऑन बिल्स, विधेयकों पर विशेष शक्ति। नोट कीजिए, स्पेशल पावर्स ऑन बिल्स या विधेयकों पर विशेष शक्ति। लिखिए, एज पर आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 के तहत, एज पर आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 के तहत प्रेसिडेंट कैन यूज हिज वीटो पावर ऑन द बिल्स। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयकों पर अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। भाई हम सब जानते हैं कि कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब अंतिम रूप से स्वीकृति देकर राष्ट्रपति के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो बिल्स होते हैं, जो विधेयक होते हैं, वो लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद, पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाते हैं, और राष्ट्रपति ही उन पर हस्ताक्षर करके अपनी अंतिम स्वीकृति देता है। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उन विधेयकों पर, उन बिल्स पर वीटो पावर इस्तेमाल कर सकता है, या वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। अब वीटो पावर्स क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले यही समझेंगे। सबसे पहला लिखिए, एब्सोल्यूट वीटो। सबसे पहला कहलाता है एब्सोल्यूट वीटो, जिसे हिंदी में कहा जाता है आत्यंतिक वीटो। एब्सोल्यूट वीटो या आत्यंतिक वीटो। जब लोकसभा राज्यसभा से कोई भी बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तब तक वो अधिनियम एक्ट नहीं बनेगा। लेकिन राष्ट्रपति चाहे, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल पर स्वीकृति ना देकर वो क्या कर सकते हैं? अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो या आत्यंतिक वीटो। लिखेंगे, इन दिस पावर प्रेसिडेंट कैन डिनाई टू साइन अ बिल। लिखेंगे, इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है। एब्सोल्यूट वीटो। कहने का मतलब है कि यदि कोई बिल लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास गया है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं। दूसरा कहलाता है, लिखेंगे, सस्पेंसरी वीटो। दूसरा लिखिए, सस्पेंसरी वीटो, जिसे हिंदी में कहा जाता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसरी वीटो या निलंबनकारी वीटो। लिखेंगे, एज पर दिस वीटो पावर, इस वीटो शक्ति के तहत, एज पर दिस वीटो पावर या इस वीटो शक्ति के तहत
लिखेंगे प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ बिल, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ बिल वंस फॉर री इवेल्यूशन। लिखेंगे इसके तहत राष्ट्रपति एक बार, इसके तहत राष्ट्रपति एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसके तहत राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसी भी विधेयक को वापस लौटा सकता है। और हम जानते हैं कि धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। दैट इज सस्पेंसरी वीटो, वो है निलंबनकारी वीटो। लेकिन कंडीशन होती है कि यदि दोबारा से वही बिल पास होकर राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और तीसरा होता है, लिखेंगे पॉकेट वीटो। पॉकेट का मतलब जेब होता है, इसे कहा जाता है जेबी वीटो। तीसरा लिखेंगे पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। लिखेंगे एज पर दिस वीटो पावर, एज पर दिस वीटो पावर प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कीप एनी बिल, एज पर दिस वीटो पावर प्रेसिडेंट कैन कीप एनी बिल विद हिम थ्रू आउट हिज टेन्योर। एज पर दिस वीटो पावर प्रेसिडेंट कैन कीप एनी बिल विद हिम थ्रू आउट हिज टेन्योर। इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति, इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति पूरे कार्यकाल के दौरान, इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कार्यकाल के दौरान अपने पास सुरक्षित रख सकता है। कहने का मतलब ना तो वो साइन करेगा, ना ही वो उस पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार करेगा, ना ही वो पुनर्विचार के लिए वापस लौटाएगा, बल्कि वो केवल और केवल क्या करेगा, उस बिल को फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख लेगा और वो चाहे तो पूरा का पूरा कार्यकाल इसी तरीके से निकाल सकता है। ये तीन कहलाती हैं वीटो पावर्स या वीटो शक्तियां। नोट कीजिए फटाफट, जल्दी से नोट करेंगे। डन। नेक्स्ट लिखिए नंबर 8, आर्टिकल 123। अगला लिखेंगे नंबर 8, आर्टिकल 123। लिखेंगे इसमें है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है। आप जानते हैं कि हमारे देश में कानून बनाने का काम है लेजिस्लेचर का या विधायिका का। और यदि हम अपने केंद्र की बात करें, संघ की बात करें, यूनियन की बात करें, तो जो यूनियन या संघ की विधायिका है वो कहां से चलती है, संसद से, पार्लियामेंट से। कहने का मतलब यदि हमारे देश के लिए कोई भी कानून बनेगा तो वो कहां से बनेगा, संसद से। लेकिन संसद में तो कानून केवल तभी बनेगा जब राष्ट्रपति के द्वारा संसद में क्या बुलाए गए होंगे, सेशंस या सत्र बुलाए गए होंगे। और आप जानते हैं एक साल में सामान्य तौर पर 3 बार संसद में सेशंस होते हैं। पहला बजट सेशन जो साल की शुरुआत में होता है ना, फिर उसके बाद मॉनसून सेशन या मॉनसून सत्र जो लगभग अगस्त में होता है, और फिर उसके बाद दिसंबर के आसपास होता है विंटर सेशन। सामान्य तौर पर ये 3 सेशंस होते हैं जो पॉकेट वीटो किसने लगाया था, लगाया नहीं था, इस्तेमाल किया था, सरदार ज्ञानी जैल सिंह ने करा था अपने कार्यकाल में। भारत के राष्ट्रपति हुए हैं 1982 से 1987 तक सरदार ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने भारतीय डाक विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था एक बार, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है। ये 3 सेशंस होते हैं सामान्य तौर पर एक साल में, मतलब कि राष्ट्रपति 3 बार लोकसभा और राज्यसभा को सेशंस के लिए बुलाता है। कहने का मतलब यदि हमारे देश में कोई भी कानून बनेगा तो सामान्य तौर पर इन्हीं 3 टाइम पर बनेगा, या तो सर्दियों में या मानसून में या फिर बजट सेशन के दौरान। लेकिन ध्यान रखें यदि संसद में कोई भी सेशन ना चल रहा हो, कोई भी सत्र ना चल रहा हो, और किसी भी लॉ की या किसी भी कानून की हमें अर्जेंट नीड हो, यानी कि अर्जेंट बेसिस पे हमें किसी भी कानून की आवश्यकता हो, तो ध्यान रखेंगे भारत के राष्ट्रपति के पास अधिकार है एज पर आर्टिकल 123 कि वो एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, वो एक अध्यादेश जारी कर सकता है। और ध्यान रखेंगे ऑर्डिनेंस बेसिकली अ शॉर्ट टर्म लॉ, ये एक नियमित समय का कानून होता है, एक शॉर्ट टर्म लॉ होता है। जैसे ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो तत्काल प्रभाव से विद इमीडिएट इफेक्ट लागू हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, और बिल्कुल वैसे ही लागू हो जाता है जैसे कोई एक एक्ट होता है, एक अधिनियम होता है। और ये तब तक लागू रहता है जब तक राष्ट्रपति अगला सेशन नहीं बुला लेते हैं। और जैसे ही राष्ट्रपति अगला सेशन बुलाएंगे तो सेशन बुलाने के 6 हफ्तों के बाद, यानी कि 1.5 महीने के बाद, वो ऑर्डिनेंस पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि ऑर्डिनेंस मैक्सिमम कितने दिन का हो सकता है। मैंने कहा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और अध्यादेश जारी करने के बाद वो अध्यादेश तब तक लागू रहेगा जब तक अगला सेशन राष्ट्रपति नहीं बुला लेता है। और मैंने आपको बताया था कि 2 सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना हो सकता है, 6 मंथ्स का। मतलब अधिक से अधिक राष्ट्रपति 6 महीने तक सत्र नहीं बुला सकता, अदरवाइज 6 महीनों के भीतर उसे एक सत्र तो बुलाना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब सामान्य तौर पर एक ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी है वो कितनी हो सकती है, 6 मंथ्स हो सकती है। लेकिन यदि 6 महीने पर राष्ट्रपति क्या बुलाते हैं, ऑर्डिनेंस बुलाते हैं, या सॉरी सेशन बुलाते हैं या सत्र बुलाते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि सत्र बुलाने के 6 हफ्तों के बाद वो क्या हो जाएगा, समाप्त। 6 हफ्तों का मतलब है 1.5 महीना। तो समझेंगे सामान्य तौर पर तो एक अध्यादेश की वैधता 6 महीने होती है, लेकिन एक अध्यादेश मैक्सिमम 7.5 महीने लागू रह सकता है।
यह है अधिकतम लिमिट एक ऑर्डिनेंस की, एक अध्यादेश की, 7.5 महीने। नेक्स्ट अगला लिखेंगे फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स या वित्तीय शक्तियां। फाइनेंशियल पावर्स या वित्तीय शक्तियां। सबसे पहला लिखेंगे आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112। लिखिए आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112। इसमें है, लिख लीजिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन, संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन, संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण। और ध्यान रखेंगे इसी को कॉमनली हम क्या कहते हैं, यूनियन बजट या संघीय बजट। यही कहलाता है यूनियन बजट या संघीय बजट। क्वेश्चन भी पूछते हैं कि बताइए जो हमारा वार्षिक बजट होता है, जो हमारा यूनियन बजट होता है, उसका संवैधानिक नाम क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है। ध्यान रखेंगे वो कहलाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन या संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण। राष्ट्रपति की ही पावर है, राष्ट्रपति का ही अधिकार है कि वो साल की शुरुआत में संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करने के लिए क्या बुलाएगा, बजट सेशन। कहने का मतलब ये जो बजट सेशन है ये राष्ट्रपति के ही द्वारा बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है, ताकि भारत का वित्त मंत्री वहां पर संघ की वार्षिक आय और व्यय का विवरण देकर वहां पर वार्षिक बजट पेश करे, जिसे हम क्या कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ यूनियन या संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बजट वर्ड मेंशन है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हम इसे कॉमनली कहते हैं यूनियन बजट, संघीय बजट, बट संविधान में बजट के लिए इस्तेमाल हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ध्यान रखेंगे ये सारी की सारी राष्ट्रपति की वो शक्तियां हैं जिन्हें सामान्यकालीन शक्तियां कहा जाता है या जिन्हें नॉर्मल पावर्स कहा जाता है। इसके बाद लिखिए इमरजेंसी पावर्स, या हिंदी में लिखेंगे आपातकालीन शक्तियां। इमरजेंसी पावर्स या आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां होती हैं या 3 इमरजेंसी पावर्स होती हैं। अगर 6 महीने में सेशन होते हैं तो साल में 2 ही हो पाएंगे। इतना दिमाग मत लगाओ पापा की परी। आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने आपसे क्या कहा, राष्ट्रपति ही समय समय पर संसद में सत्र बुलाता है, लेकिन 2 सत्रों के बीच का गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट है 6 महीने। अब आप खुद सोचिए, यदि मानसून सेशन अगस्त में बुलाया गया, अगर मानसून सेशन बेटे अगस्त में आया और विंटर सेशन आ जाएगा कब, दिसंबर में, तो बताइए खुद अपना दिमाग लगाकर कि ईयर कितने मंथ्स का दोनों के बीच में क्या हुआ, गैप हुआ। अगस्त की बात करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसका मतलब 4 महीने का गैप हुआ। 4 महीने में ही राष्ट्रपति के द्वारा क्या बुला लिया गया, सेशन बुला लिया गया। मैंने कहा मैक्सिमम 6 महीने हो सकते हैं, मिनिमम तो चाहे राष्ट्रपति जब मर्जी बुला ले सेशन, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेशन कब होगा, कितने दिन का होगा, कब वो समाप्त हो जाएगा, ये सब राष्ट्रपति क्या करता है, निर्धारित करता है। संसदीय एक समिति होती है, कमेटी होती है, उसकी रिकमेंडेशन पर ये काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि भाई सेशन 6 महीने के बाद बुलाया जाता है या 6 महीने के गैप पर बुलाया जाता है, ऐसा मैंने कब कहा। फिर आप कहोगे सर व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, है ना। ध्यान से सुनो भाई मेरी बात। सर 1 महीने में भी बुला सकता है क्या, बिल्कुल बुला सकता है भाई, क्यों नहीं बुला सकता। अगर देश पर, ठीक है, अगर देश पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया या तालिबानियों ने हमला कर दिया, या पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, तालिबान सब लोगों ने मिलकर एक साथ अगर देश पर हमला कर दिया, तो क्या होगा, तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी, है ना, हमारी मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई जाएगी तुरंत। वहां पर मोदी जी कहेंगे कि भैया देखो अब हमें देश में इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, अब हमें देश में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। तुरंत राष्ट्रपति घोषणा करेंगे कि हमारे देश में इमरजेंसी लागू होती है, हमारे देश पर नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, अप्लाई होती है। और आप तो जानते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो तुरंत उस नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा को पहले संसद में क्या करना होता है, पारित करना होता है, संसद में पास कराना होता है। तो तुरंत राष्ट्रपति क्या कहेंगे, तुरंत राष्ट्रपति कहेंगे संसद में आइए और इमरजेंसी के इस प्रस्ताव को सबसे पहले पास कीजिए, फिर इमरजेंसी आगे लागू होगी, आगे एप्लीकेबल रहेगी। सर और डीप में जाओ, पहले बेटे डीप की स्पेलिंग सही लिख, ठीक है ना। ये क्या होता है, तेरे को पढ़ना डीप में है और पहले डीप की स्पेलिंग है। कौन से ग्रह से उतर गया है भाई, ये भी बता दे, कौन से शहर से कमेंट कर रहा है।
इन्हें पढ़ना डीप में है, लेकिन बेटे पहले डीप की स्पेलिंग याद करके आओ, फिर डीप में पढ़ना है ना, नहीं तो डीप के चक्कर में क्या हो जाओगे, डीप हो जाओगे, है ना। उम्मीद कर रहे हो डीप की, ठीक है, मांग रहे हो डेप और हो जाओगे डिप, कुछ नहीं बचेगा फिर। हाँ, तो वो तो बात रही भाई सेशंस की, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के पास 3 इमरजेंसी पावर्स होती हैं या 3 आपातकालीन शक्तियां होती हैं, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिएगा आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352। सबसे पहले है आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में है, लिखेंगे प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। प्रोक्लेमेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। तो भारत के राष्ट्रपति के पास ही अधिकार होता है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करने का, यह भी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया। अनुच्छेद 352 के तहत ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। लेकिन देश में राष्ट्रीय आपातकाल किस कंडीशन पर लगता है? 2 कंडीशन। सबसे पहली, यदि हमारे देश पर कोई भी बाहरी आक्रमण हो जाता है या कोई भी बाहरी राज्य हमारे देश पर अटैक कर देता है या फिर हमारे देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो उस कंडीशन में चाहे और उस कंडीशन में राष्ट्रपति चाहे तो अपने मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 352 में है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान, जिसकी उद्घोषणा करता है राष्ट्रपति। और आप जानते होंगे आज तक भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। सबसे पहले 1962 में लगा था, उसके बाद 1971 में लगा था, 1975 में। क्यों लगा था आप समझ गए होंगे। 1962 में हम चीन से निपट रहे थे, चाइना के चक्कर में लगे थे, 1971 में पाकिस्तान वॉर के दौरान, और 1975 में आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। अब आप सोचेंगे कि यार इंटरनल डिस्टर्बेंस तो मैंने कारण ही नहीं बताया। इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब है आंतरिक अशांति। तो ध्यान रखेंगे पहले इमरजेंसी लगाने के 2 कारक हुआ करते थे, 2 कंडीशंस हुआ करती थी, जो कि क्या क्या थे? चाइना और बांग्लादेश। मेरे भाई बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तानी था ना, तो जब हम लड़ रहे थे तो पाकिस्तानी था, वो लड़ाई खत्म होने के बाद ही तो बांग्लादेश बना है। हाँ, इंटरनल डिस्टर्बेंस आंतरिक अशांति की वजह से क्या लगी थी, इमरजेंसी लगी थी। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को यह प्रावधान चेंज कर दिया गया और कहा गया कि अब नेशनल इमरजेंसी केवल 2 ही कंडीशन पर लगेगी, या तो बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक अशांति के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगाने का प्रावधान नहीं है। दूसरा लिखिए आर्टिकल 356। दूसरा लिखिए आर्टिकल 356। नेशनल इमरजेंसी में कंट्री में क्या फर्क पड़ता है? आपके मौलिक अधिकारों से आपको निलंबित कर दिया जाता है। सशस्त्र विद्रोह मींस, भाई सशस्त्र विद्रोह का मतलब है कि आप सरकार के खिलाफ हथियार लेकर सड़क पर उतर गए। वो क्या है? सशस्त्र विद्रोह। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने क्या किया? सशस्त्र विद्रोह। तो ऐसी कंडीशन होगी तो भाई नेशनल इमरजेंसी तो लगेगी। हमारे देश के लोग ही इकट्ठे हो जाएं, एक गुट बना लें, एक संघ बना लें, हथियार खरीद लें, पूरी की पूरी आर्मी तैयार कर लें और सड़क पर भारत सरकार के ही खिलाफ उतर जाएं। क्या है वो? सशस्त्र विद्रोह है। आप क्या कर रहे हैं? सरकार के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज रिमूव्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट? अभी जब मैंने आपको बताया तो आप गुइयां चील रहे थे। अभी तो मैंने आपसे कहा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। आर्टिकल 356 में लिखेंगे, लिखिए प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। 2 कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन, यदि किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि यदि किसी भी राज्य की सरकार वहां का प्रशासन चलाने में नाकाम हो जाती है, संविधान का पालन करने में नाकाम हो जाती है, और यदि राज्यपाल को ऐसा लगता है कि इस राज्य की सरकार संवैधानिक तंत्र को पूरी तरीके से पालन उसका नहीं कर पा रही है या पूरी तरीके से विफल हो चुका है, या फिर कोई राज्य की सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है, तो दोनों ही कंडीशन में आप जानते हैं कि दोनों ही कंडीशन में उस राज्य में क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और तीसरा लिख लीजिए आर्टिकल 360, जिसमें है, लिखेंगे प्रोक्लेमेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360, जिसमें है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा। प्रोविजन ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा। और ध्यान रखेंगे, यदि देश में आर्थिक संकट आता है, यदि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से विफल हो जाती है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति चाहे तो अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श से वित्तीय आपातकाल की भी घोषणा कर सकते हैं। और आप जानते होंगे कि वित्तीय आपातकाल में भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाले सभी लोगों के वेतन और भत्तों में कमी करके भी उस आर्थिक संकट को उबारा जा सकता है या उसे उबारा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि बताइए भारत के राष्ट्रपति की वो कौन सी इमरजेंसी पावर है, वो कौन सी आपातकालीन शक्ति है जिसका इस्तेमाल आज तक एक भी बार राष्ट्रपति ने नहीं किया है? तो ध्यान रखेंगे दैट इज आर्टिकल 360। आज तक कभी भी हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है या वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं हुई है।
तो ये है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यह है राष्ट्रपति की शक्तियां। चलिए यहाँ पर हमारा प्रेसिडेंट टॉपिक समाप्त होता है। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। शुक्रिया, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।